हेलो एवरीवन, मैं शमशेर सोलंकी एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, सीटेट एग्ज़ाम 2022 से संबंधी जो प्रैक्टिस सेट की सीरीज़ चल रही है उसी क्रम में बढ़ते हुए आज मैं आपके समक्ष एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर उपस्थित हुआ हूं, जिससे प्रश्न आपके जो कल एग्ज़ाम हुआ है उसमें दोनों जो प्राइमरी और जूनियर दोनों पेपर में काफ़ी प्रश्न पूछे गए थे, जो कि आज का हमारा टॉपिक है एनसीएफ 2005। एनसीएफ से काफ़ी प्रश्न आ रहे हैं। एनसीएफ है, आरटीई है, कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक ऐसे हैं जिनसे अधिकांश प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो उसी क्रम में बढ़ते हुए आज हम एनसीएफ के प्रश्नों को समझेंगे। तो जो भी मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि अधिक से अधिक दोस्तों को इसका लाभ मिल सके। तो चलिए देर ना करते हुए हम शुरुआत करते हैं। तो जैसा कि पहला प्रश्न आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि आपके समक्ष पहला प्रश्न दिया हुआ है। देखिए पहला प्रश्न क्या कहता है। पहला प्रश्न दिया है कि एनसीएफ 2005 के अनुसार गलतियां इस कारण महत्वपूर्ण होती हैं। मतलब एनसीएफ 2005 क्या कहता है कि गलतियां महत्वपूर्ण हैं। क्यों? पहला विकल्प, यह विद्यार्थियों को उत्तीर्ण एवं अनुत्तीर्ण समूह में वर्गीकृत करने के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण है। मतलब बच्चा गलती करेगा तो आप उसको उत्तीर्ण मतलब पास और फेल की लाइन में वर्गीकृत मतलब क्लासिफिकेशन का क्या कर सकते हैं, इसलिए महत्वपूर्ण है गलती करना। बी विकल्प दिया है, यह अध्यापकों को बच्चों को डांटने के लिए एक तरीका उपलब्ध कराती है। मतलब अध्यापक के लिए ये चांस मिलता है कि वो गलती होने पर बच्चे को डांट पाए, उसको पनिश कर पाए। बिल्कुल भी नहीं नकारात्मक शब्द दिया है। सी विकल्प देखिए, यह बच्चे के विचार की अंतर्दृष्टि उपलब्ध कराती है तथा समाधानों को पहचानने में सहायता करती है। बिल्कुल सही बात कह रहा है। यदि बच्चा गलती करता है तो उसकी ये जो मानसिकता है या उसके जो विचार हैं या अंतर्दृष्टि है, मतलब उसकी सूझ समझ जो है उसको उपलब्ध कराती है। मतलब उसको बता पाती है, प्रदर्शित करा पाती है शिक्षक के समक्ष कि बच्चा कहाँ गलती करता है। फिर शिक्षक जब जान लेता है कि बच्चा गलती किस क्षेत्र में कर रहा है, फिर उसका उचित समाधान करता है। जो जो हमारा सी विकल्प होगा वही बिल्कुल सही होगा। डी क्या कह रहा है, एक कक्षा में कुछ बच्चे के हटाने के लिए आधा स्थान उपलब्ध कराती है। मतलब बच्चा गलती करे और आप उसको कक्षा से बाहर भेज दो, क्या इसलिए गलती महत्वपूर्ण है? बिल्कुल भी नहीं। तो डी, बी और ए, ये तीन विकल्प क्या हो जाएंगे हमारे? गलत हो जाएंगे। गलती करने का एक महत्वपूर्ण कारण ये है या महत्वपूर्ण योगदान रहता है कि जिससे बच्चे का उस पक्ष का पता लग जाता है जो पक्ष क्या है उसका कमजोर है, और फिर उसमें क्या उसका समाधान कर सकता है शिक्षक। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखें। द्वितीय प्रश्न क्या कहता है। द्वितीय प्रश्न दिया है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क, ये जैसे रूपरेखा बोलते हैं, 2005 ने अपनी समझ से प्राप्त की है। मतलब एनसीएफ 2005 सबसे ज़्यादा किस पर जोर देता है? पहला करा क्या, मानवतावाद पर, बी व्यवहारवाद पर, सी रचनावाद पर, डी संज्ञानात्मक सिद्धांत पर। तो देखिए जो एनसीएफ 2005 आया था तो एनसीएफ 2005 ने सबसे ज़्यादा जोर दिया था रचनावाद पर या निर्मितवाद पर। एनसीएफ 2005 का मानना ये था कि बच्चा अपने ज्ञान का निर्माण खुद करता है, रचना खुद करता है, बच्चा खुद करके ज़्यादा अच्छा सीख सकता है। इसलिए जो एनसीएफ 2005 का जो जोर दिया गया वो रचनावाद पर दिया गया। तो देखते हैं कौन से विकल्प में है। तो विकल्प हमारा कौन सा? सी बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न दिया है आपके समक्ष, अगर एक बालक को वस्तुओं को देखने में कुछ समस्या है, उसका दाखिला एनसीएफ 2005 के आधार पर किस विद्यालय में होना चाहिए? कह रहा एक बालक है जिसको देखने में कुछ समस्या का सामना करना पड़ता है, मतलब कुछ कम दिखाई देता है, उसे किस प्रकार का विद्यालय हो जिसमें वह अच्छे से अधिगम कर पाए? पहला कह रहा है नियमित विद्यालय, बी विशिष्ट विद्यालय, सी कह रहा है समावेशी विद्यालय, डी कहता है एकीकृत विद्यालय। तो देखो जैसे शिक्षा समावेशी होनी चाहिए उसी प्रकार से विद्यालय भी कैसा हो? समावेशी हो। मतलब बिना किसी भेदभाव के प्रत्येक पहलू को देखते हुए व बिना पक्षपात करते हुए बच्चों को क्या दी जाए? शिक्षा दी जाए। तो हमारा जो सही विकल्प होगा हाँ हमारा सी होगा कि समावेशी विद्यालय हो जिसमें सब एक साथ पढ़ते हों, एक छत के नीचे उचित अधिगम करते हों। अगला विकल्प देखिए। अगला प्रश्न क्या कहता है, अगर एनसीएफ 2005 किस प्रकार की शिक्षण प्रणाली को प्रोत्साहित करता है? बिल्कुल बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न आया है। कह रहा एनसीएफ 2005 है वो किस प्रकार की शिक्षा प्रणाली को मानता है या शामिल करना चाहता है? जैसे ए दिया है हमारा समावेशी, बी है एकीकृत, सी है विशेष और डी है नियमित। मतलब किस प्रकार की? तो मैंने बताया कि जैसे कि शिक्षा कौन सी हो? समावेशी, सब एक साथ पढ़ पाए बिना किसी भेदभाव के। तो विकल्प होगा हमारा कौन सा? ए सही होगा।
अगला प्रश्न देखिए, अगला कह रहा है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में बहुभाषा को एक संसाधन के रूप में समर्थन दिया गया, क्योंकि 2005 जो एनसीएफ था उसमें बहुभाषा को एक समर्थन मिला, क्यों? कारण ए, यह एक तरीका है जिसमें प्रत्येक बालक सुरक्षित महसूस करे, इसलिए समर्थन मिला, बिल्कुल सही बात है, ए पक्ष भी इसी में आता है। ठीक। बी क्या कहता है, भाषागत पृष्ठभूमि के कारण कोई भी बालक पीछे न छूट जाए, अर्थात कोई बच्चा वंचित न रह जाए शिक्षा से, ये समर्थन भी दिया गया था। सी, यह बालकों को अपने पर विश्वास के लिए प्रोत्साहन देता है, यह देगा, बिल्कुल सही, बच्चे का क्या मिले, प्रोत्साहन मिले, ठीक है, प्रोत्साहित किया जाए, कोई बच्चा किसी क्षेत्र में पीछे ना रह जाए। तो ये सारे पक्ष क्या कहे गए थे, एनसीएफ में रखे हुए थे, इसलिए इसको क्या मिला, समर्थन मिला। तो जो डी विकल्प है कहता है यह सभी, ठीक है, यह सभी, तो अर्थात डी विकल्प हमारा क्या हो जाएगा, सही। ए बी सी तीनों जो कथन हैं एनसीएफ के, वो उन तीनों को समर्थन मिला था, ये इसलिए विकल्प हमारा कौन सा होगा, डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए भाई, अगला प्रश्न क्या कहता है, अगर आपके समक्ष दिया है कि एनसीएफ 2005 की संतुष्टियों के अनुसार कक्षा 1 एवं कक्षा 2 के विद्यार्थियों के लिए मूल्यांकन का तरीका होना चाहिए, मतलब कक्षा 1 क्लास फर्स्ट एंड सेकंड के जो स्टूडेंट हों उनके लिए किस प्रकार से मूल्यांकन इवेल्युएशन करना चाहिए। ए ऑप्शन का लिखित परीक्षा के आधार पर, मतलब उनको रिटन एग्जाम दिया जाए, बिल्कुल भी नहीं, क्यों, क्योंकि एनसीएफ कक्षा 1-2 तक तो होमवर्क देने को भी मना करता है, तो फिर रिटन एग्जाम कैसे ले सकते हैं उसका। बी मौखिक परीक्षण, मतलब उसे ओरल टेस्ट लेकर किसी प्रकार का परीक्षण करना ही नहीं होता है, ऐसा लिखित या ओरल, ठीक है। सी कहता है लिखित एवं मौखिक दोनों, जैसे ए और बी नहीं है तो सी में भी इसी की बात कहेगी कि ए भी नहीं होगा। डी क्या कह रहा है हमारा, परीक्षण के आधार पर, मतलब गतिविधि आधारित हो, कैसा हो, गतिविधि आधारित, अर्थात जो सही विकल्प कैसा कौन सा होगा हमारा भाई, डी होगा। अगला प्रश्न देखिए, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा या एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, एनसीएफ की कुछ भूमिकाएं बताई थी एनसीएफ ने शिक्षक की, उन भूमिकाओं में जैसे पहला दिया है क्या, अधिनायकीय, अनुमतिपरक, सी सुविधा प्रदाता, डी सत्तावादी, ठीक है। तो जो तीन है, ये तीन एक आपके जो एनसीएफ ने नहीं दिए, ठीक है, और ये कैसे कैसे हैं, ये तीनों नकारात्मक हैं, ये बच्चे के पक्ष में नहीं होते, बच्चे के पक्ष में कौन सा है, सुविधा प्रदाता, मतलब शिक्षक एक ऐसा हो जो बच्चों को क्या करे, सुविधा प्रदान करे एक उचित अधिगम कराने के लिए, विकल्प हमारा कौन सा हो जाएगा, बिल्कुल सी हो जाएगा भाई। अगला प्रश्न देखो, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 के अनुसार अधिगम अपने स्वभाव में, फिर डैश दिया है और फिर डैश है, अब डबल विकल्प पूछिए इसमें, ठीक कह रहा है निष्क्रिय है, देखो निष्क्रिय तो अधिगम कभी होता ही नहीं है, अधिगम कैसा होता है, सक्रिय होता है, विकल्प ए हमारा गलत हो जाएगा भाई, ठीक। बी क्या कह रहा है हमारा, सक्रिय और सामाजिक, बिल्कुल सही बात, जैसा मैंने अभी बताया आपको कि अधिगम सक्रिय होता है ना कि निष्क्रिय, विकल्प हमारा बी सही होगा, ठीक है। सी भी निष्क्रिय दिया है, डी में दिया है सक्रिय व सरल, हाँ सरल होता है लेकिन सामाजिक शब्द क्या है, ज़्यादा पक्ष में होता है, जैसा कि मैंने कीवर्ड में बताया था आपके लिए, तो सही विकल्प हमारा कौन सा होगा, बी। नहीं, अगला प्रश्न देखिए, अगला कह रहा है एनसीएफ 2005 के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है, जो कथन दिए हैं उनमें से उचित कथन कौन सा है जो एनसीएफ 2005 का समर्थन करता हो। ए, वह भारत की विद्यालय शिक्षा के संबंध में एक संवैधानिक संशोधन है। बी, यह एनसीईआरटी द्वारा तैयार किया गया दस्तावेज है जो भारत की विद्यालयी शिक्षा के संबंध में संस्तुतियों प्रस्तुत करता है। सी, यह भारत में गुणात्मक शिक्षा के संबंध में यूनेस्को और भारत द्वारा हस्ताक्षरित दस्तावेज है। डी कहता है उपरोक्त में से कोई नहीं, ठीक। तो देखिए जो एनसीएफ बना वो एनसीएफ एनसीईआरटी के द्वारा बना था, मतलब एनसीईआरटी के द्वारा बना हुआ एक ऐसा दस्तावेज है जो भारत की विद्यालय शिक्षा है उसमें अपना महत्वपूर्ण योगदान निभाता है, व शिक्षा को एक उच्च स्तर तक लेके जाता है। तो विकल्प हमारा कौन सा हो जाएगा, बी विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अंतिम प्रश्न देखते हैं इसी श्रृंखला का, जो कि एनसीएफ से संबंधित है हमारा। ये प्रमुख एनसीएफ के प्रश्न थे, इनसे बच के प्रश्न नहीं जाता है, इनके अनुसार ही प्रश्न आते हैं हमारे, ठीक है। तो अंतिम प्रश्न करा है एनसीएफ 2005 की संस्तुतियों के अनुसार कक्षा 1 एवं कक्षा 2 के विद्यार्थियों के लिए मूल्यांकन का तरीका होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन भाई आपका रिपीट है,
ये प्रश्न पहले भी दिया था हमारा, ठीक है। ये 2-3 बार आया हुआ है हमारा। ये क्वेश्चन 14 में आया है, सन 2013 में आया है। जैसा कि मैंने बताया आपके लिए, कौन सा यहाँ दिया है, लिखित परीक्षण के आधार पर, मौखिक के आधार पर, लिखित मौखिक दोनों के आधार पर, जबकि चौथा कौन सा, प्रेक्षण के आधार पर। तो भाई मैं बताया आपके लिए कि ये जो कक्षा 1-2 का मूल्यांकन करते हैं बच्चों का, वो कहता था प्रेक्षण के आधार पर होता है, अर्थात डी विकल्प हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए बने रहिए अपने चैनल पे और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे कि अधिक से अधिक दोस्तों को इसका लाभ मिल सके। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।